नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने श्री राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ओली का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत और चीन के बीच पहले से कई मुद्दों पर तनाव चल रहा है और ये तो सब जानते हैं कि चीन अपने पड़ोस में मौजूद गरीब अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं थे। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल की वीरगंज में है। भगवान राम पर विवादित बयान देकर ओली अपने ही घर में घिर गए हैं। नेपाल के ये लोगों ने तीखे सवाल किए जिससे वो अब बच रहे हैं, लेकिन ओली के इस तरह के विवादित बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है। अयोध्या पर ओली के इस अल्प ज्ञान पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख भारत पर निशाना साध रहे हैं। पहले सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया और अब ओली ने श्री राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। ओली का यह दावा करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट माना जा रहा है। संत और धर्म गुरुओं ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है। मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल को विनाश तरफ ले जा रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। एक सुर से इस बयान को खारिज करते हुए ओली पर चीन की बोली बोलने का आरोप लगाया। अपने माजी के रिश्तों को देखना चाहिए और दूसरों के हाथों की कठपुतली बनके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेपाल जो हिंदुस्तान के सामने घुटनों के बल भी नहीं खड़ा हो सकता है, आज भी वो चाइना के इशारे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। उल्टे सीधे बयान न दे, वो अपनी औकात देखेंगे, उनकी औकात क्या है और उसी के लिहाज से वो बात करें। राम के जन्म स्थान पर विवादित बयान देकर भारत में धार्मिक विवादों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। नेपाल के पीएम का दिमाग चाइनीज वायरस की चपेट में आ चुका है। धर्म गुरुओं के साथ साथ सियासी नेताओं ने भी ओली के इस बयान की लानत मलानत की है। ओली जी का बयान आया है, उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज हैं। इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये भ्रामक उन्होंने बयान दिया है ताकि जनता भ्रमित हो जाए, लेकिन आस्था बड़ी भारी चीज होती है और आस्था पर अयोध्या जो है वो भारी पड़ेगी। ओली का भारत में तो विरोध हो ही रहा है, खुद उनके देश नेपाल में भी उनके बयान की मुखालफत हो रही है। भगवान राम पर विवादित बयान के बाद नेपाल के ही लोगों ने तीखे सवाल किए हैं। साफ है कि अयोध्या और भगवान राम पर दिए ओली के बयान को उनके ही देश में नकारा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर अयोध्या और राम को नेपाल का बताकर ओली अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ से रतीश, अविनाश अनिल के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। मेरे साथ जुड़ गए डॉक्टर मजहर नकवी साहब, इसके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जुड़ रहे हैं, साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं BHU में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, पहला सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मजहर नकवी आपसे भी पूछना चाहता हूं सर, इस तरह का बयान क्यों दे रहा है नेपाल? देखिए, यह बयान खाली विवादित नहीं है, यह हास्यास्पद भी है और प्रधानमंत्री स्तर के नेता से इस प्रकार के बेहुदा बयान की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रहती है।
अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो अल्लामा इकबाल ने ये संदेश दे दिया था। और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुस्लिम साहित्यकार हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के ऊपर बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं और उन पर कई लेख भी लिखे हुए हैं। राम सबके हैं, मात्र हिंदुओं के नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और जो ओली साहब ने बयान दिया है, ये खामखा का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक क्या नाम है, तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। चीन की गोद में वो खेल ही रहे हैं, सत्ता उनको जाती दिख रही थी। अब उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार का बयान देकर पाकिस्तान को ये कहने का मौका दे दिया जाए कि देखिए साहब, रामचंद्र जी का जो है अस्तित्व, उसी पर जो है सवालिया निशान है और भारतीय मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई। श्रीलंका जो है वो पहले से ही हमारे पास रहा नहीं है, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल, ये चारों जो हैं ये एक भारत विरोधी माहौल बनाने में तुले हुए हैं। और चीन की शय पर ओली ने ये बयान जो है दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अकबर ने 1605 में सियाराम के सिक्के जारी किए। मुगल काल में जब मुगल सम्राट को ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासक मानती थी, उस समय भी रामचंद्र जी और सीता जी के जो हैं वो सिक्के जो हैं इस देश ने जारी किए। कनिंगम ने अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ पर 3 जो है माउंट्स थे। और अयोध्या जो है वो वाल्मीकि पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पहली शताब्दी में ही वहां पर फिर से नगर वो बसा दिया था जो बृहद्बाल के समय में उजड़ गया था। तो पौराणिक चीजों को एकदम से नहीं नकारा जाना चाहिए। श्रुति और स्मृति इतिहास का स्रोत हुआ करते हैं और रामचंद्र जी का पूरा इतिहास पौराणिक कथाओं के साथ साथ श्रुति और स्मृति पर आधारित है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे इस्लाम में भी जो हाफिज बनते हैं वो स्मृति का ही सहारा लेते हैं। यानी कि 1400 साल पहले जो है धर्म जो आया, उसमें भी स्मृति को बहुत बड़ा स्थान मिला और आज तक हम उस स्मृति को पूजनीय भी मानते हैं, वंदनीय भी मानते हैं। ऐसे में एकदम सिरे से निकाल कर ये कह देना कि वो नेपाल में जन्म लिया था उन्होंने, ये अनुचित है। और उन्होंने कोई तर्क ऐसा नहीं दिया है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण ऐसा नहीं दिया है कि जिससे ये माना जा सके कि बीरगंज के किसी गुमनाम से गांव में रामचंद्र जी जैसे विराट सम्राट और त्यागी पुरुष का जन्म हुआ हो। जी बने डॉक्टर मजहर, मैं आपके पास आऊंगा। बिजन सिंह साहब, डॉक्टर मजहर साहब कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है, इस तरीके से बयान दे रहे हैं। आपको भी यही लगता है या कुछ और वजह लगती है आपको? देखिए, नेपाल हमारा छोटे बड़े भाई का संबंध था भारत और नेपाल से, और रोटी बेटी का संबंध था नेपाल और भारत से। और आज जिस प्रकार के हमारे पड़ोसियों से संबंध खराब हो रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बर्मा हो और चाहे अब नेपाल, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री श्री KP ओली साहब ने बयान दिया है वो गैर जिम्मेदाराना है, उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि राम के अस्तित्व के सारे फैसले हर स्तर पर हो चुके हैं और वो निश्चित हैं कि जो हमारी अयोध्या नगरी है, उसी अयोध्या नगरी में भगवान राम पैदा हुए हैं। अब उसको मजाक के रूप में लिया जाए कि भाई वहाँ उनकी ससुराल थी, तो बहुत लोग अपने दामाद को घर जमाई बनाना पसंद करते हैं। अगर उस रूप में ओली जी ने कहा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। या हो सकता है कि वो अपने बड़े भाई से प्रेरणा ले रहे हों, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक्षशिला को बिहार में ले आते हैं, सिकंदर को पटना पहुंचा देते हैं, रीवा को नर्मदा के तट पर बसा देते हैं। तो हो सकता है उसी प्रकार ओली साहब ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर दिया हो, बड़े भाई से प्रेरणा लेते हुए। फिलहाल किसी भी तरीके से इस बयान का स्वागत नहीं किया जा सकता। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और शायद अपनी जो आंतरिक समस्याएं हैं उनकी वहां, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की विवादित बातें कही हैं। इससे उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। भगवान राम को मानते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जितने ज्यादा लोग भगवान राम को माने उतना ही हमारी प्रतिष्ठा है। ये इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन राम अयोध्या में पैदा हुए, हमारे कौशल के अयोध्या में पैदा हुए जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है सूर्य के तरीके से। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कहीं से भी।
डॉक्टर मजहर नकवी, एक इशारा जो बिदेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं बहुत खुल के नहीं वो बोले, लेकिन मैं बोल देता हूं जो वो कहना चाह रहे थे। उन्होंने विदेश नीति की बात की और उन्होंने कहा कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे संबंध और बेहतर होने चाहिए। नेपाल से तो संबंध बेहतर थे, बीच के दिनों में नेपाल ने एक नया नक्शा पास किया, फिर उसने दिखाया जिसकी वजह। एक बात और कह दूं, बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। एक बात कह दूं, वो एक बात ये है कि अभी जब वहां भूकंप आया था, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जहाज से गए थे, लेकिन वो जो उन्होंने मदद किया था नेपाल की, शायद इसी से संबंध सब जगह खराब हो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मदद नहीं करते हैं। वो एक तरीके से सामने वाले को बौना साबित कर दे। जैसे बिहार के चुनाव में कहा था 50 लाख करोड़ दे दूं, 60 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं, ये लीजिए 90 करोड़ दे दिया। वो हमारा भाई था छोटा, उसके सारे विदेश नीति तक भारत तय करता था और बहुत मधुर संबंध रहे हैं। लेकिन जो हमने अहंकार के रूप में और दानदाता के रूप में प्रजा और राजा का जो संबंध मोदी जी ने स्थापित करने का शुरू किया, शायद इसीलिए पड़ोसियों से संबंध हमारे खराब हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर मजहर नकवी, आप बोलिएगा। उससे पहले बद्री नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं बद्री नारायण जी, अलग अलग विषयों पर लिखते और पढ़ते रहते हैं। बद्री नारायण जी, आज स्थिति क्यों आ गई? क्या ये विदेश नीति है या इसके पीछे कोई और बात है? क्योंकि ओली का पता नहीं ज्ञान आज कहाँ से जाग गया और क्या उन्होंने बोला, ये पहले इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन आजकल नेपाल की तरफ से इस तरह की बातें होने लगी हैं। देखिए, ये रिफ्लेक्शन तो विदेश नीति का ही है जी। जो विदेश नीति में टकराहट पैदा हुई है नेपाल और भारत के बीच, ये उसका एक कल्ट रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है इसका एक आधार है। आधार ये है कि जनता कहीं, ये इसके दो तरह के पॉलिटिक्स है इसमें। एक पॉलिटिक्स है कि ऐसा कह के वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम ओरिजिनल ऑथेंटिक हिंदू प्रदेश हैं और हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा सिंबॉलिक आधार है वो तो हमारे यहाँ है, तो भारत को तो हमें फॉलो करना चाहिए, हम भारत को क्यों फॉलो करेंगे? तो एक तरह से अपने को बिग ब्रदर बनाना और बिग ब्रदर को छोटे भाई के रूप में ले आने की कोशिश हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो करना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो जनता है, कई जगह आपने देखा होगा कि राम घाट इस देश में 50 जगह है। ऐसे हो सकता है अयोध्या नाम की कोई छोटी सी जगह वीरभूमि में भी हो, लेकिन वो आम जनता ने अपने को राम से जोड़ने के लिए इन्वेंट कर दिया। वो अविष्कृत है, वो सत्य कितना है नहीं है नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की लोकल हिस्ट्री है ना, ये लोकल हिस्ट्री कई बार पॉलिटिक्स के तहत खोली जाती है और कई बार एक खास तरह के जो जन विश्वास है उसको इतिहास का रूप देने की कोशिश की जाती है। तो इतिहास अगर इसको माने या ना माने वो विवाद नहीं है। विवाद है कि अगर सच नहीं भी है तो अगर नेपाल अपने को हिंदू धर्म का सबसे बड़े ऑथेंटिक प्रदेश के रूप में साबित करना चाहता है, इसका मतलब वो भारत के बिग ब्रदर के एटीट्यूड से अपने को मुक्ति चाहता है और अपने को एक बड़ा हिंदू प्रदेश के रूप में स्थापित करना चाहता है। ठीक है डॉक्टर मजहर नकवी, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति की बात आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है। ये बात सही है कि नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे रहे हों ये बात जो है इतिहास साबित नहीं करता। जब हिंदू राष्ट्र एक बात हुआ करता था विश्व में नेपाल, उस समय उसके भी संबंध पाकिस्तान से ज्यादा मधुर थे भारत की अपेक्षा। भारत कहता तो जरूर रहा है कि मैं नेपाल का बड़ा भाई हूं, लेकिन चाहे कांग्रेस सरकारें रही हो या भाजपा सरकार हो या गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, सभी जगह हम ये संदेश देने में नेपाल को नाकामयाब रहे कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव गांधी के समय में भी एक आर्थिक नाकेबंदी नेपाल की गई थी और एक अघोषित आर्थिक नाकेबंदी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। नेपालियों को इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि भारत जो है उनको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं देखता और उनकी स्वायत्तता को ऐसे समझता है जैसे कि वो हमारे सामने एक भिखारी के रूप में खड़े हों। तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। और जो ये मधेशिया वाला मामला है, इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते।
पूरा का पूरा मामला यह है कि इंडो पैसिफिक रणनीति जो अमेरिका की है वो नेपाल पर हावी होती है, या वन रोड वन बेल्ट जो चीन की रणनीति है उसके ऊपर जो है काम हो रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीन की रणनीति जो है वो प्रभावी साबित हो रही है, क्योंकि वहां पर मंdarin जो लोग पढ़ते हैं उनका पूरा का पूरा खर्चा चीन उठाता है, और लगातार पिछले कई वर्षों से नेपाल इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसकी भारत पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए। और नोटबंदी के समय भी नेपाल को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो इस बात को लेकर बहुत आहत थे कि भारतीय करेंसी जो वहां पर चल रही थी उसके परिवर्तन के लिए कोई भारतीय सरकार ने नीति निर्धारित नहीं की। तो ये इंडो पैसिफिक और चाइना वन बेल्ट वन रोड की पूरी कहानी है, और इसमें भारत को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ हम बड़े भाई के तौर पे कभी भी अपने को स्थापित नहीं कर पाए। हमारे पड़ोसियों ने हमेशा हमको आशंका की दृष्टि से देखा, और सिक्किम का जब एक्विजिशन हुआ उसके बाद से ये बात मानी जाने लगी कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाएगी। तो ये विदेश नीति जो है, कूटनीति, इस समय इसको तेज करने की जरूरत है, चीन के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। और कोहली चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं और उनका और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोनों का तालमेल है, तो हमको तो सीधे सीधे इस बात को देखना ही होगा कि लगातार नेपाल पिछले कुछ समय से छेड़छाड़ हमसे कर रहा है, जिसको दुस्साहस कहा जाएगा अगर आप सामरिक, आर्थिक या सैन्य शक्ति के लिहाज से देखें। तो नेपाल भारत के सामने कहीं भी नहीं ठहरता, और उसका इतना दुस्साहसी होना कहीं ना कहीं भारत की प्रतिष्ठा को थोड़ी सी सही लेकिन धूमिल तो करता है। ठीक है विजन सिंह साहब, भाई 14 के पहले तो आप ही के केंद्र में सरकार थी, तब तो आप ही को नेपाल से डील करना था, सारी बातें आपको करनी थी, तो बहुत अच्छा 14 तक भी नहीं था, उसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया? नहीं, नेपाल से भारत की स्थितियां बहुत मजबूत थी, और 2001 में जो वहां एक महापाप हुआ नेपाल में, जब उन्होंने अपने पूरे राजवंश को नाश कर डाला, मार डाला, उसी के बाद से नेपाल में पथभ्रष्टता शुरू हुई, और चीन को उसी समय अपने प्रसार करने का मौका मिला। तो वो जो नीति चाइना की प्रसारवादी नीति है, और बहुत ज्यादा वो पैसे का पावर प्रयोग कर रहे हैं एक तरीके से साधन संपन्न बनाने में, और भारत के बॉर्डर तक चाइना जो पहुंचना चाहता है, ये नेपाल की जो इस समय मौजूदा स्थिति है। आप देखिए, अभी कह रहे कम्युनिस्ट का शासन है, वहां प्रचंड सहित जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो सारे लोग भारत के पक्ष में हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं पुष्पदहाल प्रचंड, उनसे बड़े नेता ये नहीं हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल केवल चाइना के आर्थिक जो प्रसार है और साम्राज्यवादी नीति है, उसकी प्रसारवादी नीति है, उसके चंगुल में नेपाल के ओली जी फंसते जा रहे हैं। और ये वास्तव में हमें बहुत इसको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, और कूटनीति का मतलब ये होता है कि अपने राष्ट्र के हितों का अधिकतम और श्रेष्ठतम संवर्धन करना, और वो इसी में बेहतर है कि हमारे संबंध नेपाल से बेहतर रहें, क्योंकि वो बफर स्टेट है। अगर चीन का वहां आंतरिक प्रभाव बढ़ गया तो नेपाल के बॉर्डर तक चीन आ जाएगा, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। सर, मैंने आपसे पूछा कि 2014 से आपने पहले क्यों नहीं आपने बेहतर कर दिया? में चले जाएंगे। बात तो ठीक है, आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन 2014 से पहले भी तो संबंध नहीं, वो था सब नहीं, संबंध अच्छा तो बता रहे हैं। 2001 में जो घटना घटी उनके यहाँ, जो राजतंत्र को कोलैप्स कर दिया, महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह, उनके लड़के पूरे परिवार को मार डाला, तो उसी पाप से ग्रसित है नेपाल। ये बहुत बड़ा, और क्योंकि जो राजवंश था तब तक भारत के हमेशा संबंध अच्छे रहे, चाहे पहले वीर विक्रम शाह रहे हो, चाहे मैं जब वाल्मीकि नगर गया देखा कि नेहरू जी के मौत के 3 दिन पहले जो सबसे बड़े डैम का उद्घाटन हुआ था महेंद्र वीर विक्रम शाह 24 मई 2064 को, उसी के बाद 3 दिन बाद नेहरू जी नहीं रहे भारत में। तो हमारे संबंध अच्छे थे, ऐसे नहीं है। जब वहां राज परिवार में और सत्ता में क्लैश हुआ तभी हमारे संबंध खराब हुए, और वो ड्यू टू चाइना वहां नहीं चाहता था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। चाइना कभी नहीं चाहता था कि वहां राज परिवार सत्ता में रहे, क्योंकि राज परिवार जो था वो हिंदू वर्ग का पोषक था। लेकिन अब वो सेकुलर स्टेट हो चुका है हमारे भारत के तरीके से।
तो ये जो चीजें चाइना के प्रभाव में हो रही हैं और उसमें पैसे का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमें इसमें पूरी कूटनीतिक एफर्ट अपनाना चाहिए, पूरी प्रयास करने चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे संबंध जैसे पहले मधुर थे ठीक है, वैसे ठीक है। आपने पूछा 2014 से पहले आपने क्या क्या किया, इसका जवाब आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर मुजफ्फर नकवी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो पहले बोलेंगे फिर बद्री जी बोलेंगे। बोले डॉक्टर मुजफ्फर नकवी साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बार बार हमारे विद्वान साथी कह रहे हैं कि 2001 में राज परिवार का अंत हो गया, तो वो एक पारिवारिक विवाद था, उसमें चाइना की भूमिका जो है कहीं स्पष्ट होकर रेखांकित नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि राजतंत्र की वकालत अगर वो भारत का कोई व्यक्ति करता है तो वो लोकतंत्र के विरोध में बात कर रहा है। वहां पर अगर लोकतंत्र की स्थापना हुई या संविधान जो है एक नया बनाया गया तो इसमें हस्तक्षेप करने की भारत को कभी कोई आवश्यकता नहीं थी। नेपालियों को इस बात का लेकर भी दुख है कि जब उन्होंने मधेशियों को लेकर कुछ स्पेशल क्लास लाने की कोशिश की तो भारत ने उस पर जो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो उस वक्त नेपाल ने यही कहा था कि आप हमारे संविधान के मामले में किस हैसियत से जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि राजतंत्र की वकालत जो है लोकतंत्र का हामी करे, ये कुछ हमारे हिसाब से अप्रत्याशित सा है। ठीक है, बद्री नारायण जी, विदेश नीति का विदेश नीति की बात हो रही थी, आपने अच्छा जिक्र किया, आदर्श नहीं बखारना है। बद्री नारायण जी, क्या नेपाल को ये मौका मिल गया तमाम जो पिछले दिनों विवाद हुआ उसको लेकर के, और जो चीन का एक अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट है, चीन जो अपनी चाल चल रहा है, इन सबको मिला दिया जाए तो एक नेपाल जो है चीन की बदौलत ये सब चीजें करना चाह रहा है? देखिए, बहुत एक दो बात है कि लोकतंत्र का होना और हिंदू जनमत का होना दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में नेपाल में लोकतंत्र भी है और जनता में हिंदू धर्म का असर भी है। तो कोई भी शासन सत्ता में अगर वहाँ होगी, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे जो भी हो, नेपाली कांग्रेस हो, वो हिंदू धर्म की जो वैल्यूज हैं या उनके सिंबल्स हैं, उनके प्रतीक हैं, उनका अपने लिए उपयोग करना चाहिए, जो कि ओली कर रहे हैं इस समय। कि वो कह रहे हैं कि साहब ये राम की जन्मभूमि तो हमारे यहाँ है, अयोध्या में नहीं, अयोध्या तो यहाँ है। तो ये इस तरह की कोशिश है। दूसरा, ये जब हमारे जो देश नीति में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है भारत, चीन और के बीच, और उसमें नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में पैदा है कहीं, जो एक तरह से सैंडविच की तरह है, वो एक तरह से हिस्ट्री के माध्यम से पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स थ्रू हिस्ट्री, ये आप समझिए, ये सिर्फ सीधी पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स थ्रू हिस्ट्री है, एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। ये दो तरह से मार करेगी। एक तरफ भारत से अपने सिंबॉलिक मुक्ति चाहती है, प्रतीकात्मक, दूसरी तरफ वहाँ की आम जनता में एक अपना सिंबॉलिक हेजमनी स्थापित करेगी कि देखो हम हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पक्षधर हैं और उसके समर्थक हैं। बिल्कुल सही। कम्युनिस्ट भी हैं तो भी, नहीं है तो भी। तो ये एक तरह से दोहरी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं, और ये बहुत सटल पॉलिटिक्स है। देखिए, इसको विदेश नीति से तो पैदा हुआ मामला है ये, लेकिन ये वहाँ की जो राज्य की अपनी राजनीति है, नेपाल की अपनी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये उसकी भी छवि है या उसकी भी इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरह से वो इलेक्टोरल जनमत को भी साथ रहे हैं। ठीक है सर। जी, राम नारायण द्विवेदी जी, जो बात नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कही उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेपाल से जो बात कही गई है, ओली साहब ने जिन बातों को रखा है और जिस ग्राम का संदर्भ दिया है भगवान राम के जन्म के विषय में, हमारे हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन आदि महाकाव्य है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। और उस वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्टतया वर्णन बालकांड के 70वें सर्ग में प्राप्त होता है कि जब भगवान श्री राम का विवाह आरंभ होने जा रहा है और भगवान श्री राम के विवाह के समय में महाराज दशरथ कहते हैं वशिष्ठ जी से कि हमारे कुल का और वंश का परिचय कराइए, और उस परिचय कराते समय महाराज वशिष्ठ जो है पूरी
राजा दशरथ की वंशावली का गान करते हैं और वहां लिखा है आ समुद्र क्षितिशा नाम, पूरे समुद्र के अधिपति थे अज, महाराज अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण। तो आप बताइए, जो पूरे समुद्र का क्षितीश्वर था, राजा था, वो थे महाराज अज के पुत्र महाराज राजा दशरथ, और उनके पुत्र हुए भगवान श्री राम। प्रोफेसर रामदान द्विवेदी जी, आप बहुत अच्छा समझा रहे थे, आपको रोकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वक्त इतना ही था, माफी के साथ आपको बीच में रोकना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए।